नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। मैं हूं आपके साथ दीपाली। देश के डेमोग्राफिक बदलाव से सरकार चिंतित है। घुसपैठ और अवैध रूप से रह रहे लोग परेशानी का सबब हैं, लेकिन अब हर एक घुसपैठिए हिंदुस्तान से खदेड़ने का एक्शन प्लान रेडी हो गया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो न सिर्फ डेमोग्राफिक बदलाव का अध्ययन करेगी, बल्कि इस समस्या से कैसे निपटे इसका भी आकलन कर समाधान सुलझाएगी, क्योंकि डेमोग्राफिक बदलाव कई क्षेत्रों में असामान्य घटनाओं को दिखाता है। इसकी जानकारी दी है गृह मंत्री अमित शाह ने और बताया है कि इसका जिक्र पहले ही प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए समिति का गठन हो गया है, हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। सरकार इस मामले को लेकर बेहद सख्त है। डेमोग्राफिक चेंज पर केंद्र सरकार सख्त है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान पहले से ही कर दिया था 2025 में ही, और ऐसे में गृह मंत्रालय ने अब हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। अवैध प्रवास का पहले अध्ययन किया जाएगा और अमित शाह ने समिति गठन की जानकारी भी दी है, जिसमें जो समिति के मेंबर होंगे इसमें रिटायर्ड जस्टिस नामिलकर अध्यक्ष होंगे। कमेटी में रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस और विशेषज्ञ शामिल होंगे। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। देश में असामान्य जनसंख्या बदलाव पर फोकस है और अब इसी को लेकर जानकारी दी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और कह दिया है कि अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। हाई लेवल कमेटी और अवैध प्रवास और अन्य कारणों से देश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का अध्ययन करेगी ये पूरी कमेटी। उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठ और असामान्य जनसंख्या परिवर्तन देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। गृह मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय पर हाई लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब सरकार ने इस समिति का गठन कर दिया है। सरकार द्वारा गठित इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावेलकर करेंगे और समिति में जनगणना आयुक्त के अलावा दुर्गा शंकर मिश्र, बालाजी श्रीवास्तव और शमिका रवि सदस्य के रूप में शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। और चलिए अब इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है ऋचा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ चुके हैं, अफलाहुल हक जी, बहुत स्वागत है हक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, तुषार श्रीवास्तव, और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले तुषार का जरा रुख करते हैं। तुषार, आखिरकार गृह मंत्री ने ये जानकारी दी है, जिसका ऐलान तो प्रधानमंत्री ने पहले से ही किया था कि कमेटी गठित की जाए और डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर पहले से ही सरकार सक्रिय है, सीरियस, और अब जाकर इस पर आगे कार्रवाई होगी, इसलिए गठन किया गया है। बिल्कुल, देखिए, और इसी कमेटी के सलाह के बाद ही डेमोग्राफी चेंज होने के कारण और डेमोग्राफी चेंज करने के जो समाधान है उस पर फोकस किया जाएगा। आपको बता दें तो सबसे पहले जो बॉर्डर के राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादातर फोकस है, जैसे कि असम, बंगाल, बिहार, झारखंड। इन राज्यों में डेमोग्राफी चेंज होने की ज़्यादा ही चेंज होने का दिखाई दिया है। इस वजह से ज़्यादातर फोकस इन राज्यों में। यूपी के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर डेमोग्राफी चेंज होने की बातें सामने आती रही हैं और इसी वजह से यहां पर भी ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश में भी है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि का जिस तरह से अनुपात बढ़ा है, उसके बाद से ये डेमोग्राफी चेंज होने की जो कमेटी बनाई गई वो अब इसका समाधान निकालेगी, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज होने से विधानसभा के सीटों पर, वोट बैंक पर और ज़मीनों की मालिकाना हक पर भी तमाम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डेमोग्राफी चेंज होने की बात सामने आ रही है, जिस तरह से पीएम मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2025 को कहा था, उसके बाद से इसको अमल में लाया गया और अब कमेटी बनाई गई है। तो उसके बाद से एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं देश में डेमोग्राफी चेंज होने की तमाम बातें सामने आती रही हैं, चाहे वो असम की बात करें, चाहे ये यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो बॉर्डर के इलाके हैं देश के, वहाँ पे डेमोग्राफी काफ़ी बदला हुआ नज़र आता है। वहाँ पे
अवैध तरीके से लोगों का घुसपैठ, लोग यहाँ पर आके रहने लगे, ना किसी का कोई ज़मीन रही, ना उनका किसी चीज़ जगह पे मालिकाना हक रहा, लेकिन कुछ समय बाद देखिए तो वो वहाँ पे बस गए, पूरी तरह से आधार कार्ड तक बनवा लिए, वहाँ पे अपनी ज़मीनें रख लिए, मकान बनवा लिए, लेकिन वो अवैध तरीके से घुसपैठ करके अंदर आए हुए थे। हालांकि समय समय पर पुलिस उनको पकड़ती रहती है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या ग्रोथ की है, इस वजह से ये कमेटी बनाना बहुत जरूरी था। और ये कमेटी अब इसका समाधान बताएगी कि जो जनसांख्यिकी चेंज हुआ है, जो जनसांख्यिकी बदलाव हुआ है, उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है कि अवैध तरीके से घुसपैठियों को रोका जाए। और भी मेहमान हैं, मैं उनका जरा रुक लेती हूँ। ऋचा जी, अभी पहले SIR हुआ, उसके बाद अभी जनगणना शुरू हुई है, अब ये डेमोग्राफिक चेंज की बात भी समझ में आ रही है, लेकिन क्या लग रहा है इससे कितना फायदा होगा और इसका क्या मकसद है? देखिए, फायदे और नुकसान से महत्वपूर्ण है कि ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और देश की संप्रभुता, देश की अखंडता और हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है इसके पैटर्न का अध्ययन किया जाए और डेमोग्राफिक चेंज के चलते जो जनसांख्यिकी दबाव बढ़ा है, जिसके कारण जो वंचित समुदाय के लोग हैं या अंतिम पंक्ति के लोग हैं, उन तक जो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, उन तक जो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, ये कैसे उन तक पहुंचेगा, ये इन सभी कारणों की जांच करेगा। आपको मैं कहना चाहती हूं कि 1951 से लेकर 2011 तक की अगर आप जनगणना का पैटर्न उठाकर देख लीजिए, तो जो विभिन्न धर्मों के बीच में असमानता दिखाई पड़ रही है, वो एक महत्वपूर्ण विषय है कि इसका अध्ययन किया जाए। अल्पसंख्यकों की जो जनसंख्या हुआ करती थी, उसमें लगभग 24% की वृद्धि आई है और ये वृद्धि वहां से ही आई है जिस तरीके से घुसपैठ ही अलग अलग सीमावर्ती देशों से आ रहे हैं, बॉर्डर से आ रहे हैं, आकर उनका बसाव हो गया है, उन्होंने आधार कार्ड बना लिया है और वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी लगातार एक चुनौती दे रहे हैं। तो इसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 में स्पष्ट कर दिया था कि हम एक हाई लेवल कमेटी का गठन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करके दिखाती है। आदरणीय अमित शाह जी द्वारा कल इस कमेटी का जो है व्यापक रूप से उन्होंने इसका पूरा विश्लेषण करते हुए इसकी घोषणा कर दी है औपचारिक रूप से कि ये डेमोग्राफिक चेंज का अध्ययन करेगी और इस डेमोग्राफिक चेंज के अध्ययन में क्या कारण है जो बदलाव हुए और ये कारण किस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं देश की सुरक्षा पर, सामाजिक न्याय पर और जिन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए था वो कैसे अपने हकों से वंचित हो रहे हैं और वो अवैध लोग जो हमारे हकों पर डाका डाल रहे हैं उनको भी डिटेक्ट किया जाना जरूरी है। उसी के संबंध में ये कमेटी काम करेगी और ये मैं तो बार बार कह रही हूं कि ये किसी लाभ और हानि से बड़ा सामाजिक हित का मुद्दा है। ठीक है मुद्दा है। अब जी क्या लग रहा है ये सामाजिक हित का ही मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको लागू करना बहुत जरूरी है। डेमोग्राफिक चेंज पर समिति का जो गठन किया गया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? होता है ये जो है एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसमें कोई भी ऐसे हमें क्लेम नहीं करना चाहिए कि इसमें ये हो गया है या इसमें कोई डेमोग्राफिक शिफ्ट हो गई है या इसके अंदर जो है वो माइग्रेशन हो गया है ना। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर साल मतलब कि एक जब हमारा सेंसस होता है, जो भी जनगणना होती है, उसके बाद ये किया जाता है। पहले भी होता रहा है, इस बार भी होगा, इसके बाद भी होगा। लेकिन उसके अंदर ये क्लेम करना कि इसमें जो है वो मोदी जी ने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है या अमित शाह जी ने इसके अंदर कोई बहुत नई चीज एकदम निकाल के लाए जो दुनिया में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, तो इस तरीके के सेंसेशनल क्लेम्स नहीं करने चाहिए। ये एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि जब भी किसी मुल्क की, किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो उसका एक रिकॉर्ड होता है, उसका एक जनगणना कराई जाती है कि किस इलाके में, किस प्रदेश में कितनी जनसंख्या किस कम्युनिटी में बढ़ी है। उसके बाद वहां पे सेंसस के रिजल्ट्स के बाद फिर वहां पे डिलिमिटेशन होता है जिसे जो ये अब होने वाला है। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, इसके अंदर कोई भी इस तरीके के क्लेम्स जो है कि वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो गई है, वहां पे ये हो गया है, वहां पे
जो है मार्च से लोग आगे रहने लगे हैं, या सारी दुनिया के मुसलमान जो ठीक है, है वो आपके लिए ये लग रहा हिंदुस्तान है कि इतना प्रोसेस है वो चल रही है, इसको क्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन जानकारी यही मिल रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर देखा भी गया कि डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिले। ठीक है अक्षय, मैं आपके पास लौटूंगी। बहुत सारे और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। रत्ना पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रत्ना पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीएचपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है विनोद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी, अब संभल का जैसा हम अगर मामला देखें, संभल में अचानक से जब पूरे आंकड़े आए थे तब हमने देखा था जो मुस्लिम आबादी है वो बढ़ गई थी, हिंदुओं की जो आबादी थी वो कम हो गई थी। क्या लगता है अब ये जो कमेटी बनी है इससे बहुत कुछ और भी सामने आएगा? हालांकि अवैध प्रवास की तो बात की ही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस एक बहुत बड़ा विषय हो गया था, क्या इसको लेकर भी अब सरकार गंभीर थी पहले से, इसीलिए अब ये कमेटी का गठन किया गया है? किसी की जनसंख्या संतुलन और देश के लिए बड़ा गंभीर खतरा बनता चला जा रहा है। हम उसके लिए विद्यार्थी समिति का गठन करके अध्ययन कराएंगे और इस मामले की खोजबीन पड़ताल करके उसको ठीक करेंगे। और आप देखिए कि आज के नहीं, देश में सदियों से ये मांग चली आ रही है कि जनसंख्या संतुलन देश के विभाजन का कारण रहा है। जनसंख्या संतुलन देश की जो शांत क्षेत्रों को अशांत करने का कारण रहा है। जनसंख्या संतुलन के कारण जो है देश का विभाजन के साथ साथ देश में आंतरिक सुरक्षा को दबाव वो खतरा पैदा हुआ है। देश के जनसंख्या का असंतुलन जो है वो घुसपैठ के बढ़ावा देने के कारण हुआ है। जनसंख्या के असंतुलन के कारण देश की जो राजनीतिक तंत्र था वो जिहादियों के कब्जे में आ गया था, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। आप देखिए कि ये जनसंख्या असंतुलन नहीं होता तो देश की जो राजनीतिक तंत्र था वो कभी नेता राम सेवकों पर हमला करवाता है, तो कभी न्यायालय के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, कभी संवैधानिक मर्यादाओं को तार करता है। संवैधानिक ये जो जनसंख्या असंतुलन के कारण ही देश के अंदर जो है वो कई सारे और गंभीर खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक पर महाभियोग लगाने का कुछ प्रयास होता है। वो सिर्फ और सिर्फ सब चीजों के कारण जो है वो जनसंख्या असंतुलन है, क्योंकि जहाँ जहाँ असंतुलन बढ़ता है वहाँ जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो वहाँ के स्थानीय बहुसंख्यक समाज के दबाव में आकर के और जो वहाँ का अल्पसंख्यक समाज है यानी हिंदू समाज है उसके ऊपर अत्याचार और अनाचार करने की कोशिश की जाती है। हमने देखा कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ही तो रामचरितमानस को चलाया गया था। अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए हमारी वैदिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को तार किया गया था। ये जो जनसंख्या के दबाव के कारण ही देश के 200 से अधिक जो जिले हैं वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गए और देश में वहां पर हिंदू समाज उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी क्या स्थिति थी, बंगाल और बिहार और झारखंड और इसके ऊपर चले जाए तो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति क्या है। ये जनसंख्या के असंतुलन के कारण देश विभाजन की कगार पर दोबारा से खड़ा है। तो ये सब चीजों के बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस गंभीर मुद्दे को गंभीरता के साथ प्रस्तुत करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने जो समिति का गठन किया और उस समिति के माध्यम से मात्र 1 वर्ष के अंदर ही जो अपनी रिपोर्ट सौंपने की जो बात कही है वो वाकई एक साधुवाद सरकार में तो कहूंगा। और जरा मैं रुक कर लेती हूँ कांग्रेस प्रवक्ता रत्ना पांडे का। रत्ना पांडे जी, अब इससे तो शायद नहीं तकलीफ होनी चाहिए कांग्रेस को कि ये नीति जरूर स्वागत योग्य है लेकिन इनकी नीयत पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बात कर रहे हैं इलीगल माइग्रेशन की, तो इलीगल माइग्रेशन और इस पूरे डेमोग्राफिक कमीशन में इलीगल माइग्रेशन की क्या परिभाषा है ये कहीं स्पष्ट नहीं की गई है। इन्फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, तो इन्फिल्ट्रेशन अगर है तो पिछले 12 साल से गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन तो ये आएगा ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर सेंसस पूरी नहीं हुई है तो डेमोग्राफिक कंक्लूजन्स किस बेसिस पे निकलेगा? अभी तो सेंसस चल रही है। डेमोग्राफिक कंक्लूजन केवल धार्मिक जनसंख्या की भावनाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और ये हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, भविष्य में सिद्ध भी होगा कि ये डिलिमिटेशन कमीशन को डेमोग्राफिक कमीशन का नाम और चोला उड़ाकर वही सारी टैक्टिक्स लगाने की एक फेडरलिज्म पर चोट है जो मोदी सरकार करने जा रही है इसकी आड़ में। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इलीगल माइग्रेशन की हमें बहुत चिंता है, मानती हूं। तो अमित शाह जी, ऑलरेडी भारत में 3 कानून है। पासपोर्ट एक्ट है उसके लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट है उसके लिए, इमिग्रेशन एक्ट है उसके लिए। तो इलीगल इमिग्रेशन को मुद्दा बनाकर आप
भारत की एकता को धार्मिक खंड खंड क्यों करना चाहते हैं, इसका जवाब इन्होंने अपने पूरी प्रस्तावना में कहीं नहीं दिया। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर गंभीर चोट है, क्योंकि राज्यों से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई। हालांकि नागरिक या स्टेक होल्डर से चर्चा करना मोदी सरकार का कभी नियम नहीं रहा। 3 काले कानून लाए, किसानों से चर्चा नहीं की। यूसीसी ले आए, कभी किसी उससे प्रभावित होने वाली कम्युनिटीज के चर्चा नहीं हुई। कल बात कर रहे थे जनजातियों की, जनजातियों से कभी चर्चा नहीं की कि उसका क्या होगा। यूजीसी के चेंजेस लाए, छात्रों से और शिक्षकों से उसके बारे में चर्चा नहीं की। तो इनकी आदत है ये स्टेक होल्डर्स को कभी चर्चा होनी चाहिए थी, तब इस कमेटी का गठन होना था। एक्सक्यूज मी, मैं सुन नहीं पाई आपकी बात। दत्ता जी, क्या लगता है कि पहले चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बाद इस कमेटी का गठन होना था? डेफिनेटली हमारा भारत, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आप सबसे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका जवाब देते हैं ऋचा जी। रत्ना जी कह रही पहले से ही 3 कानून हैं, फिर इसकी जरूरत क्या थी, और अगर जरूरत है तो फिर चर्चा करनी चाहिए। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय हित के विषयों पर, यानी कि जो प्रोटेक्टिव विषय है देश को लेकर, उनके ऊपर भी बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, इसी डेमोग्राफिक चेंज के जो दबाव है उसके चलते इन्होंने राजनीतिक कारणों से इस तरीके की बात कही ताकि मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हितों को लेकर गंभीर है। 2025 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई थी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हो रहा है, और जनसंख्यिकीय दबाव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर। और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों से किसी भी तरीके का कोई भी उनके साथ हीला हवाली नहीं की जाएगी, किसी भी तरीके से उनके साथ कोई ढिलाई नहीं की जाएगी। लेकिन ऋचा जी, जो रत्ना जी एक बात कह रही हैं कि ये अभी क्यों समझ में आ रहा, हर बार अब यही एक मुद्दा छाया हुआ है, घुसपैठियों का अवैध जो प्रवास हो रहा है, ये कई दिनों से हम देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन इसको लेकर पहले से ही क्यों नहीं रही सतर्क सरकार? अचानक से ये मुद्दा इतना ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण हो गया है? नहीं, देखिए, सरकार लगातार 2014 से सतर्क थी, और उसकी सतर्कता का ये परिणाम है कि अवैध घुसपैठ पर आज चर्चा होने लगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शासन में तो अवैध घुसपैठियों को लाकर बकायदा बसाया जाता था, उनका राशन कार्ड बनाया जाता था, उनका आधार कार्ड बनाया जाता था, और हमारे देश के संसाधन जो हमारे देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए है, हमारे जनजातीय जो है समाज के लोगों के लिए है, उनको उठाकर दे दिया जाता था राजनीतिक लाभ के लिए। इन्होंने घुसपैठियों को और पोसने का काम किया। रत्ना जी कुछ कह रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं। रत्ना जी आप बोलिए। इसके ऊपर कार्य हो रहा है, और डेमोग्राफिक चेंज का हम अध्ययन करेंगे। कर रही हैं, कोई फैक्ट और फिगर नहीं दे पाएंगी कि घुसपैठिए 12 साल में कितने भगाए अमित शाह जी ने। मैं बताती हूँ, केवल 650 निकाला, और हमने कितने क्या हटाए, रिपोर्ट किए थे 3,500 से ज्यादा। कांग्रेस बिना डेटा के क्लूलेस बातें करना क्यों है? जुमलेबाजी मैं आपको एक आंकड़ा दे रही हूँ, और ये मुसलमानों की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 24% की दर से हो रही है। हिंदुओं की जनसंख्या में लगातार सरकार कंडक्ट नहीं करा पा रही, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ी यूपीएससी, एसएससी हर एग्जाम को तमाशा बना दिया है, मुंह तो वहां से मोड़ना है। और अगर माइग्रेशन की बात ये कर रहे हैं बॉर्डर से, तो नोएडा में सीमा जी को भगा क्यों नहीं देते अमित शाह जी? 4 बच्चों के साथ अमित शाह की सरकार में सीमा नाम की एक महिला ने एंट्री की थी बॉर्डर के। ठीक है रत्ना जी जवाब दे रही हैं। ठीक है, लौटती हूँ मैं आप दोनों के पास, एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ हक जी का। हक जी, क्या लग रहा है आपको, भी ऐसे ही लग रहा है जिस तरह से रत्ना जी बोल रही हैं कि इस जानबूझ के इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, ये कोई घुसपैठियों वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं जानबूझकर एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं मैडम, मैं आपको बताऊं, ये ना एक नॉर्मल प्रोसेस था, लेकिन आजकल मोदी सरकार में हो क्या गया है कि कोई भी एक जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस होती थी जिनको कभी पॉलिटिसाइज नहीं किया जाता था, आज हर एक मुद्दे को पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया गया है। उससे ये कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करे ना करे, लेकिन भाजपा हिंदूकरण की राजनीति जरूर करती है।
एक नॉर्मल प्रोसीजर को आपने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया है। आपने अपनी विफलताओं को, आज सन 2014 से सरकार में है, बॉर्डर्स आपके पास में है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट में किसकी सरकार है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी अमित शाह के पास थी। आपके पास वो सिक्योरिटी और उसकी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी आप कुछ कर नहीं पाए आज तक। 12 साल से ऊपर आपकी सरकार हो गई है, अब आपने जो एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। हाँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये बात अपनी पार्टी तक पहुंचा दिएगा। उसके बाद आप जो है वो एक नॉर्मल प्रोसीजर को हिंदू मुस्लिम की राजनीति बना के लेके आ गए हैं। अब आप उस पर डिबेट करा रहे हैं, उस पर हंगामा कर रहे हैं, उसको एक ऐसा मुद्दा बना दिया है कि इसी मुद्दे की वजह से हिंदुस्तान में जो है वो सारी परेशानियां हो रही थी। जनसंख्या वृद्धि का मुद्दा चाइना में क्यों नहीं उठता है? चाइना में भी माइग्रेशन होते हैं, लेकिन आप लोगों को हर मुद्दे को एक राजनीतिकरण देना है, हर मुद्दे को आपको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना है। ठीक है। मैं क्योंकि मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं विनोद जी से जरा जवाब ले लेती हूँ। विनोद जी, क्या लग रहा है हर एक मुद्दे पर यही हो रहा है, या फिर वाकई ये अभी इस वक्त जरूरत थी इसकी? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले ये जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, उन्होंने एक चाइना का मुद्दा उठाया, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं उनको बता दूं कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पर मुसलमानों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ, आक्रमण हुए, अत्याचार हुए, लेकिन इनके मुंह से जबान में से एक शब्द नहीं निकला। आप मुझे बताइए, कम्युनिस्ट और ये कम्युनलिस्ट दोनों साथ साथ कभी दुनिया के किसी हिस्से में चले हैं क्या? जो कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीन की गुणगान कर रहे हैं। दूसरी बात ये देखिए, ये जहाँ तक मेरी दीदी का सवाल है, रत्नाकर बहन ने कहा कि भाई अभी ये मुद्दा क्यों और चर्चा क्यों नहीं, और ये जो घुसपैठियों से जो मुसलमानों के विरुद्ध है, ये कहना चाहता हूँ घुसपैठ की समस्या आज की थोड़ी है भाई। 1947 में ये जनसंख्या के असंतुलन के कारण ही तो देश का विभाजन हुआ। मेरी बहन मुझे बताइए कि 1919 में जो कुछ हुआ कलकत्ता के अंदर, डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ, वो क्या था? जनसंख्या असंतुलन नहीं था। आप मुझे बताइए, जो मोपला हुआ था वो क्या जनसंख्या असंतुलन नहीं था क्या? कश्मीर की समस्या क्या थी? जनसंख्या संतुलन नहीं था क्या? नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग होने को कगार पे था, जिसको माननीय गृह मंत्री ने किसी तरह से रोका, वो जनसंख्या संतुलन नहीं था क्या? आप मुझे बताइए, बंगाल जो है बांग्लादेश बनने की कगार पे था, वो जनसंख्या संतुलन नहीं तो था। मेरी बहन, इस पर चर्चा की कहाँ जरूरत है? आप मुझे बताइए, कांग्रेस कभी तो जो है भारत के साथ खड़ी हो, सिर्फ चर्चा से काम नहीं चलने वाला, कुछ कारगर प्रयास भी करने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ सरकार का स्वागत मत करिए, मैं जानता हूँ आप नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तो मत करिए। जल्दी से बहुत छोटा सा कमेंट। अब अभी बोल रहे थे उनसे, क्या मणिपुर भारत का हिस्सा है या नहीं, और उस पर बिल्कुल है, कैसे नहीं है? आपकी साजिश कामयाब नहीं होने वाली। मणिपुर भारत का हिस्सा है, रहेगा। दुनिया की कोई ताकत और कांग्रेस की कोई भी षड्यंत्र वहां सफल नहीं होने देंगे हम, याद रखना। मेरे पास समय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे पास समय इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।